सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड ब्रिज कोर्स याचिका माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में है। बहुत सारे साथियों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर बीएड ब्रिज कोर्स का क्या होगा, क्या NIOS DLED वाले अंदर हो गए हैं, क्या जो है कि जितने भी याचिका करता है उन लोगों की सीट रिजर्व होगी। तमाम तरीके के सवाल उन लोगों के हैं। इन सवालों में देखिए, अभी तक आपने जो भी है कोर्ट से जो भी डिसीजन आया है, तो सबसे पहले उस डिसीजन उस ऑर्डर को पढ़ें। उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद उस ऑर्डर में क्या लिखा है, देखिए, एक दूसरे की जो बातें होती हैं उन अफवाहों पर ध्यान ना दें कि कोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर पर ध्यान दें। और दूसरी बात जो है कि बहुत सारे बीएड ब्रिज कोर्स वाले जो है कि अपने केस का कंपेयर जो है NIOS DLED वालों से कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है NIOS DLED से आप कभी भी कंपेयर ना करें। अपने केस को देखें, अपने स्तर से देखें, अपनी जो विवेक शक्ति है उस विवेक शक्ति से जांचें। तो बात करते हैं कि NIOS DLED और NIOS ब्रिज कोर्स के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात जो है कि आपने एक चीज़ देखा होगा कि ये दोनों कोर्स ODL हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें NCT से 15 कोर्स कराए जाते हैं और 15 कोर्सों की वैलिडिटी के बारे में बातचीत करी थी कि ये NCT के अपने प्रोग्राम हैं। सबसे पहले देखिए कि डिस्टेंस ODL जो है कि डिस्टेंस लर्निंग जो है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अब यहाँ पर जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आखिर कि गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्हें ओपन मोड से, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से जो है कि 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कराना पड़ा और जो है कि 18 महीने का DLED यानी कि द्विवर्षीय DLED प्रोग्राम कराना पड़ा। तो सबसे पहले अब आप इसकी वैलिडिटी के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मेरे को भी कुछ लोगों के जो है कि गलत मैसेज आ रहे हैं, यानी कि धमकी भरे मैसेज कह सकते हैं, जिनमें जो है कि विनोद रॉक हैं, विपुल जी हैं और एक हेम पोखरिया जी हैं। तो इस तरीके के लोगों के मैसेज आते हैं। तो ये आने दीजिए। हमने कोई भी बंदा हो, चाहे बीएड वाला हो, बीएड ब्रिज कोर्स वाला हो, NIOS DLED वाला, सब अपने हक के लिए लड़े हैं और सब ने जो है कि अपनी योग्यता के अनुसार और सबको सरकार ने जो है कि कोर्स कराया है। तो सबको अपना हक चाहिए, अपने हक के लिए जो है कि वो लड़ सकते हैं, वो उनका संवैधानिक अधिकार है। तो मैंने अपनी तरफ से कभी भी किसी की बुराई नहीं की होगी। आज तक मैंने अपने वीडियो चैनल में भी किसी की बुराई नहीं करी और मैंने देखिए जो आगे बढ़े हैं उसको मैंने शुभकामनाएं दी हैं और मैं आगे भी शुभकामनाएं देते रहूँगा। तो आज बात कर लेते हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, क्यों एजुकेशन में जो है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग की ट्रेनिंग कराने की आवश्यकता पड़ी, इस विषय में तो सरकार जाने और जो है कि विभाग जाने कि उन्हें क्यों ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इंडिया में ओपन डिस्टेंस लर्निंग की जब बात करी तो 1962 में ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से शुरू होती है। तो उसमें देखिए उसके बाद जो है कि 1982 में हैदराबाद ओपन यूनिवर्सिटी बनी और 1985 में इग्नू जो है ओपन यूनिवर्सिटी बनी। तो अब बात करते हैं कि आवश्यकता जो है कि शिक्षा प्रशिक्षण में ओपन डिस्टेंस लर्निंग की यानी कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम की क्यों ज़रूरत पड़ी। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ नहीं कई चीज़ें होती हैं। देखिए, सरकार ने देखा होगा कि शिक्षा के उन्नयन के लिए या शिक्षा के चौमुखी विकास के लिए, शिक्षा के उन्नयन के लिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि शिक्षा के विकास के लिए उन्होंने जो ओपन प्रशिक्षण रखा होगा, तो उसमें क्या है कि जैसे आपको बता दूं, इससे पहले शिक्षा मित्र रखे गए थे। उत्तर प्रदेश के ज़माने में शिक्षा मित्र रखे गए। तो सरकार ने कहा कि हमारे को शिक्षकों की आवश्यकता है, टीचरों की आवश्यकता है। तो हम लोग जो हैं कि आउटसोर्सिंग या अन्य जो भी नॉन ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो गैर सरकारी संगठन है, तो गवर्निंग जो भी गैर सरकारी संगठन है, उनके माध्यम से हम जो है कि शिक्षकों की आपूर्ति करेंगे।
तो वहाँ से हम लोगों को हायर करें। तो जैसा कि आपने देखा कि पैरा टीचर रखे गए और उनको दूरस्थ शिक्षा इग्नू के माध्यम से उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ी। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सरकार की क्या मंशा थी कि उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ी। देखिए, शिक्षा के उन्नयन, शिक्षा के विकास के लिए अगर प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एनसीटी जो है कि अपने विकास के लिए और शिक्षा के चौमुखी विकास के लिए, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए जो है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के एजुकेशन को करवा सकती, और ये सारे एनसीटी के प्रोग्राम होंगे। अब यहाँ पर देखना चाहेंगे कि बहुत सारे पदों में जो होता है कि मृतक आश्रित होते हैं और अनुकंपा के आधार पर होते हैं। कुछ जो होते हैं कि संगठन में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं, उन लोगों को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती। तो ये बहुत सारा सर्वेक्षण जो है कि सर्वे जो हुआ, तो सर्वेक्षण किया गया है, सर्वे किया गया है कि शिक्षा विभाग के द्वारा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से, एमएचआरडी की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से और एनसीटी की तरफ से ये सर्वे किया गया होगा। उसके बाद उन्होंने आवश्यकता समझी होगी कि डिस्टेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कि उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि बहुत सारे लोग जो भी हैं तो वो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, चाहे वो बीएड वाले हों या एनआईओएस डीएलएड वाले हों। जैसे बीएड वालों की बात करता हूँ तो वो एनसीटी से पहले से ही 1 वर्षीय प्रोग्राम ले चुके थे। उनके पास जो है कि प्राइमरी में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए टेक्निक नहीं थी, यानी कि जो एक चाइल्ड साइकोलॉजी होती है 6 से 11 वर्ष के, वो चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए जो है कि उन्हें डेवलप करने की आवश्यकता थी। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में देखिए, अब सरकार की मंशा देखिए कि क्यों यहाँ पर जो है कि बहुत सारे सेवारत शिक्षक, यानी कि सेवारत जो दूरस्थ शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है, सेवारत शिक्षकों को समय समय पर, यानी कि जो अनट्रेंड है तो उनके एजुकेशन को डेवलप करने की जो आवश्यकता होती है, सेवारत शिक्षक, इन सर्विस टीचर की जो एजुकेशन को, उनके डेवलपमेंट के, उनके शैक्षिक विकास के लिए जो ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एंट्रेंड टीचर पढ़ाते पढ़ाते 20 साल हो गए, तो उनको जो है कि एक शैक्षणिक माहौल को चाहिए, शैक्षणिक उन्नयन के लिए चाहिए, उनके एजुकेशन डेवलपमेंट की बात, क्वालिफिकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आदमी ड्यूटी के साथ साथ अपना प्रशिक्षण भी हासिल कर ले। तो ये दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा कोर्स वैलिड है और जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स वालों का वैलिड नहीं है, बीएड वाले बाहर हो जाएंगे। देखिए, ये सारे प्रोग्राम एनसीटी के हैं, चाहे वो एनआईओएस डीएलएड हो, एनआईओएस ब्रिज कोर्स हो या बीएड हो एनसीटी के। देखिए फ़र्क क्या है, देखिए बीएड एनसीटी का रेगुलर प्रोग्राम है, फॉर्मल एजुकेशन है, और उसके बाद जो है कि जो एनआईओएस से दूरस्थ शिक्षा के इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जो लोग शिक्षक संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत हैं, उनकी योग्यता को डेवलप करने के लिए, उनका जो क्वालिफिकेशन है उसको डेवलप करने के लिए ये प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ी। तो सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए ही दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता पड़ती। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप सर क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं। तो मेरा सीधा सा कहना है कि जो दूरस्थ शिक्षा एजुकेशन की बात आ रही है, कि आप कह रहे हैं कि ये मान्य है या नहीं है, अमान्य है, तो मेरा कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर जो है कि चाहे एनआईओएस डीएलएड हो, एनआईओएस ब्रिज कोर्स हो, तो यहाँ पर जो है कि डिस्टेंस मोड में ट्रेनिंग कराने की क्या आवश्यकता थी। तो सबसे जो पहला पहलू देखा जाता है तो वो ये होता है कि जो सेवारत शिक्षक होते हैं, तो उनकी शैक्षिक योग्यता के विकास के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जो अनट्रेंड टीचर हैं, जो विदाउट ट्रेनिंग है, ठीक है, नॉन टीचिंग स्किल्स वाले हैं, जो नॉन टीचिंग स्किल वाले हैं, तो उनको जो है कि वो टीचिंग करा रहे हैं विद्यालय में, तो उनके जो है कि एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए ये प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ताकि उन्हें जो ब्रिज कोर्स के माध्यम से उनकी जो भी कमियां पाई गई हैं, उनके अंदर जो डेफिशिएंसी पाई गई है, उस डेफिशिएंसी को डेवलप किया जाए, कि उनको सारी वो स्किलें समझ सकें जो एक टीचर के अंदर स्किल्स होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। एलिजिबल गवर्नमेंट चाहेगी तो उनको ठीक है, जैसे पहले भी जो है कि मृतक आश्रित कोटे से और अनुकंपा के आधार पर या अन्य जो भी कोटे
जैसे बाहर गैर सरकारी संगठन के माध्यम से जिन लोगों को ट्रेनिंग कराया है उनको भी गवर्नमेंट में लिया है, और अब भी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ट्रेनिंग की जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी तो वो शिक्षकों के विकास के लिए चाहिए, शैक्षणिक उन्नयन के लिए उनको ज़रूरत थी कि टीचरों का डेवलपमेंट हो सके, विद्यालय में अच्छी शिक्षा हो सके, पठन पाठन का कार्यक्रम अच्छा हो सके। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 1962 और 1982, उसके बाद 1985 इग्नू, ये सारी दूरस्थ शिक्षा के बारे में आपको बता चुका हूँ। इससे पूर्व आप देख लें कि आपको क्या चाहिए। देखिए सरकार क्या सोचती है, सरकार की मंशा क्या है। दूरस्थ शिक्षा वहीं पर कारगर होती है जहाँ पर ऑलरेडी कोई लोग कुछ अन्य काम कर रहे हैं लेकिन उनकी शैक्षिक योग्यता जो है कि आधी अधूरी रहेगी, तो उस शैक्षिक योग्यता को वो जो है पूरा कर सके। तो वहाँ पर ओपन मोड लर्निंग चाहिए, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड पर जो है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम या एजुकेशनल जो है कि शिक्षा ले सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे कोई पॉलिटेक्निक वाले होते हैं वो बीटेक करना चाहते तो ओपन मोड से कर सकते हैं, जो AICTE से एफिलेटेड कॉलेज होते हैं वहाँ से कर सकते हैं। और जैसे पूर्व में भी जो है कि डायरेक्ट MA बेस पर रखे जाते थे, पहले एडॉक टीचर रखे जाते थे, बाद में जो है कि उन्हें जो है कि लेक्चरर ग्रेड दिया गया था। तो ऐसे इसके अलावा जो है कि पैरा टीचर हमारे यहाँ जो है, जो पहले शिक्षा आचार्य थे, शिक्षा आचार्य से शिक्षा मित्र पर प्रमोट हुए, फिर जो है कि उनको यानी कि पैरा टीचरों को ट्रेनिंग कराई ओपन मोड से इग्नू के माध्यम से, बाद में जो है कि उनको जो है कि नियत कर दिया गया, नियमित कर दिया गया है। तो डिस्टेंस एजुकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों पड़ती है ये चीज़ मैंने समझा चुका हूँ। अगर आप लोगों के डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ एक बार जो है कि गूगल को सर्च कर लें कि डिस्टेंस मोड में एजुकेशन क्यों दी जाती है या डिस्टेंस टीचर एजुकेशन क्यों दी जाती है, इसको सर्च कर लें, उसके बारे में देख लें। कि अब मैंने एक चीज़ और कहा था कि देखिए अब ये गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहे वो NIOS DLED हो या ब्रिज कोर्स हो एलिजिबल है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये NCTE के प्रोग्राम है। NCTE डिस्टेंस मोड में एजुकेशन क्यों देती है, टीचर प्रशिक्षण क्यों देती है। मैंने आपको कहा कि जो टीचरों की ट्रेनिंग अधूरी रहेगी और विद्यालयों में पढ़ाए, सेवारत शिक्षकों के एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, जो पर्सनल डेवलपमेंट है, एक शिक्षक के रूप में उनका डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट के लिए जो है कि प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। शैक्षणिक उन्नयन के लिए, शैक्षिक उन्नयन के लिए, शिक्षा के विकास के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। वो आवश्यक जो एजुकेशन है एक टीचर के लिए, उस आवश्यक एजुकेशन को पूरा करने के लिए इस प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। बहुत मैं और एक चीज़ और भी कह रहा हूँ कि मुझे जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे मैसेंजर में मैसेज आते हैं, बहुत सारे धमकी दी जाती है। तो ये धमकियाँ देखिए हर किसी का अपना क्राइटेरिया है, मैं किसी से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, हर किसी की अपनी सोच है। लेकिन एक चीज़ मैं और कहूँगा कि यहाँ पर देखिए चाहे वो NIOS DLED वाला हो या B.Ed वाला हो या ब्रिज कोर्स, अगर कल को वो शिक्षक बनते हैं तो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं और एक ही डिपार्टमेंट में एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे। तो इस तरीके की भेदभाव की भावनाएं ना रखें। जैसा कि मैं आपको यही चीज़ कहना चाहूँगा, कह रहीम कैसे निभे बेर केर के संग, वो डोलत मन आपने उसके फाड़त अंग। जब बेर जो है कि बेर और केले की दोस्ती नहीं हो सकती है, हम बेर और केले नहीं हैं। जैसे जो है कि बेर अपने धुन में हिटता है तो केले के पत्ते से टकराता है तो केले का पत्ता बाहर जगह जगह से फट जाता है। ऐसा व्यवहार आप ना करें, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, एक दूसरे पर कटाक्ष ना करें। आप संवैधानिक जो संस्था है भारत की, उस संवैधानिक संस्था में गए हुए हैं और उस संवैधानिक संस्था का सम्मान करें, एक दूसरे पर किसी भी तरीके से आरोप प्रत्यारोप ना करें, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करें, किसी पर व्यक्तिगत कटाक्ष ना करें, व्यक्तिगत कमेंट ना करें। आपको लगता है कि मैं सही जानकारी दे रहा हूं और सटीक जानकारी दे रहा हूं तो आपको उसको लाइक शेयर करना चाहिए और कमेंट बॉक्स में आप फ्री हैं, मेरी तरफ से कमेंट में फ्री, मुझे गाली भी देंगे तब भी जो है चलेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ऐसा ना करें, ठीक है। अपना कमेंट दें, अपना सुझाव दें, सुझाव देने के लिए आप फ्री हैं। सुझाव हो सकता है गलतियां मुझसे भी हो सकते हैं, गलतियां दूसरे से भी हो सकते हैं। आप जो है कि न्यायालय में गए हैं, न्यायालय जो है कि हमारी सर्वोच्च सत्ता है, संवैधानिक संस्था है, वहाँ से जो भी न्याय आएगा उसका स्वागत करेंगे।
तो सभी साथियों का एक बार पुनः जो है कि स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।